आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब यहाँ पे इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए हम बात करते हैं 1820 के टाइम एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ओरस्टेड। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक चालक जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है उसके पास चुंबकीय सुई ले जाने पे चुंबकीय सुई में क्या हुआ, विक्षेप हुआ। जब उस चालक में धारा की जो दिशा है, प्रवाह की दिशा है, उसको बदलने पे जो चुंबकीय सुई थी उसमें विक्षेप भी क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। तो उसके इस जो है हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके बेसिस पे ये बोला गया कि जो हमारे पास कोई करंट करेंगे यानी किसी के चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो फैराडे ने सोचा अगर हमारे पास चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है तो इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, तो यानी अगर हमारे पास कोई चुंबक हो जिसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये धारा उत्पन्न कर सकता है। ये चैप्टर उसी के बारे में पूरा है। आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स सिंपल सा है कि अगर हमारे पास कोई क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से कितना चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत जाती हैं उनके नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत यानी चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। यानी चुंबकीय फ्लक्स की बात करें यहाँ पे। चुंबकीय फ्लक्स क्या हुआ, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। अगर हमारे पास मान लेते हैं एक हमारे पास इस तरह का एक क्षेत्रफल है, इसका हमारा क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस सरफेस के लंबवत होगा। अब हमारे पास यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है बी, इसे कितना कोण बना के, थीटा कोण बना के, तो जो फ्लक्स होगा उसको हम लोग लिखेंगे बी, यानी हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो सदिश है डॉट ए सदिश, इनका अदिश गुणनफल यानी बी ए कॉस थीटा, ये हमारा होगा फ्लक्स। इस तरह से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे दिया गया है, वही सेम चीज जो मैंने आपको बताया है। फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, बी डॉट ए, यानी हमारा क्या हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा थीटा क्या है, थीटा हमारा क्या है, क्षेत्रफल सदिश, यानी जो हमारा एक क्षेत्रफल सदिश था, अगर हमारा पृष्ठ कोई ऐसा होगा तो पृष्ठ के लंबवत क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा ए, और यहाँ बी के बीच का कोण, बी हमारा क्या है, चुंबकीय सदिश यानी चुंबकीय क्षेत्र हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की। तो कुछ इस विशेष यहाँ पे स्थिति बन रही है, एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्या है कि अगर हमारे पास पृष्ठ हमारा जिस पृष्ठ की जो हमारा क्षेत्रफल है यानी पृष्ठ क्षेत्रफल अगर उसी की दिशा में हमारा क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो तो हमारा फ्लक्स क्या होगा उस कंडीशन में, बी ए कॉस जीरो, तो हमारा क्या हो जाएगा बी ए। इस कंडीशन में हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। आगे बात करते हैं, अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है बी और क्षेत्रफल सदिश के जो बीच का कोण है वो क्या हो, 90 डिग्री हो, तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स ये हमारा जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, अगर हमारा, चलिए मैं एक बात बता रहा हूं, हमारे पास एक क्षेत्रफल सदिश है, इसको मैं अलग तरीके से बता दे रहा हूं। चलिए अब यहां पे क्या होगा ये देखिएगा, अगर आप इस तरफ से देख रहे हैं तो आपके लिए क्या होगा, जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो इस दिशा में आएगा। अब अगर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में जा रही है बी, तो इसके लिए क्या होगा, इनके बीच का कोण होगा 180, यानी हमारा जो फ्लक्स आएगा चुंबकीय फ्लक्स बी ए कॉस 180 दिस इज इक्वल टू माइनस बी ए, यानी इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे फ्लक्स ऋणात्मक है। दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब किसी पृष्ठ से चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं तो हम बोलते हैं धनात्मक फ्लक्स। जब किसी सरफेस से यानी क्षेत्रफल में चुंबकीय बल रेखाएं अंदर जाती हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा फ्लक्स ऋणात्मक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की मात्रक और बीमा की बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं। हमारा चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, बी ए होता है, हमारा टेस्ला होता है, हमारा मीटर स्क्वायर होता है। टेस्ला मीटर स्क्वायर इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वेबर, डब्ल्यू बी से लिखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, वेबर हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं यानी इसकी बीमा की बात करूं तो क्या होगा हमारा, देखिए हमारा जो याद है आपको एफ इक्वल टू क्या होता है, आई एल बी, याद करिए आप आई एल बी,
हमने इसके पहले चैप्टर पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पे b इक्वल टू क्या आया था, एफ बाई आई एल। यहाँ से हमारे पास जो इसका आया था b के बीमा, वो क्या आया था, एम एल स्क्वायर टी की पावर, सॉरी एम एल टी की पावर -2 ना, यहाँ पे एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2 एम्पियर क्या होगा, ए होगा, लेंथ का एल, एल से एल कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास, एम टी की पावर -2 ए की पावर -1। अब क्या है उसके साथ क्या है हमारा, अगर मैं बात करूं फ्लक्स की, क्या हो गया, बी के बीमा क्या आ गया, एम टी की पावर -2 ए की पावर -1 इंटू क्या होगा, एल स्क्वायर, हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -1। ये हमारा आ गया इसकी बीमा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक क्वेश्चन की। तो यहां पे दिया गया है, एक उदाहरण हमारा है कि 100 सेंटीमीटर, यानी क्षेत्रफल जो है आपका कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितना हो गया हमारे पास 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। सेंटीमीटर मतलब क्या होगा, 10 की पावर -2 मीटर पर स्क्वायर है, तो क्या होगा 10 की पावर -4 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है कि क्षेत्रफल एक कुंडली को 10 की पावर -1 वेबर पर मीटर, यानी b इक्वल टू क्या दिया, 10 की पावर -1 वेबर, अच्छा ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र में 20 डिग्री, यहां पे दिया ना 20 डिग्री के कोण पे रखा गया है, कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। सिंपल बात है, क्या होगा फ्लक्स हमारा, बी ए कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, b की वैल्यू दिया है 10 की पावर -1, a की वैल्यू क्या है 10 की पावर -2, उसके बाद क्या दिया है cos 20। अब cos 20 की वैल्यू दिया है यहाँ पे, हम निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो दिया है वेक्टर फॉर्म में, यानी अगर हमारे पास क्या दिया है, एक वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या दिया है, हमारा क्षेत्रफल सदिश दिया है 2i + j + 2k 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, और जो हमारे पास यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र दिया है 3i - k इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। अब हमें कह रहा है कि क्या होगा फ्लक्स का मान, तो हमें पता है फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए, अदिश गुणनफल होता है। तो क्या करिए 2i + j + 2k डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 3i - k के साथ। तो यहाँ पे 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -4 है, तो क्या होगा 10 की पावर -6 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, i का i से करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, 2 × 3 6, और k का k से करेंगे यानी -2 10 की पावर -6, दिस इज इक्वल टू 4 10 की पावर -6 क्या होगा, वेबर हो जाएगा हमारा फ्लक्स। हमारा इतना फ्लक्स आ गया यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, अपने नया आर्टिकल चलते हैं। यहाँ पे दिया है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अब परिवर्तन बहुत तरीके से किया जा सकता है चुंबकीय फ्लक्स में। अगर मान लेते हैं किसी भी क्षेत्र में हमारे पास क्या चुंबकीय क्षेत्र है, किसी भी एक रीजन में हमारे पास यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुछ है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या है, एक कॉइल है, यहाँ पे बैक करते हैं, यहाँ पे ए, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक कॉइल है, ये हमारे पास एक कॉइल है। अब देखिए कई तरीके से फ्लक्स बढ़ सकता है। एक तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ाने का तरीका क्या है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा दें, क्योंकि फ्लक्स क्या होगा, इस कंडीशन में फ्लक्स आएगा हमारा फाई आएगा बी ए, क्योंकि दोनों के बीच क्या एंगल 0 है। किसका क्या होगा, एरिया सदिश हमारा इसी की दिशा में होगा। तो आप मुझे बताइए, हमारे पास कई तरीके हैं फ्लक्स को चेंज करने का। पहला क्या है कि हम इसका एरिया बढ़ा दें, जो हमारे पास एक कॉइल है उसको क्या करें, एरिया बढ़ा दें, यानी उसका क्षेत्रफल बढ़ा दें। दूसरा क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू बढ़ा दें, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा दें या घटा दें, तभी परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा क्या है, अब यहाँ देखिएगा तीसरा हमारा क्या है, अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा हमारा ए भी तो है यहाँ पे। तीसरा अगर मैं आपसे बोलूं तो यहाँ देखिए हमारे पास ये जो क्षेत्रफल है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रोटेट कर सकते हैं, यानी इसको अगर इधर से इधर करें, चलिए मैं इसको यहीं से चेंज करता हूं, चलिए आइए देखते हैं करके। अगर मैं बात करता हूं, अगर इसका एरिया चेंज करता हूं तो भी क्या होगा, हमारा चेंज हो जाएगा। एरिया चेंज करेंगे तो भी क्या होगा, हमारा फ्लक्स चेंज होगा। इस तरह से कर देंगे, एरिया 0 होगा, फ्लक्स। तो यानी अगर एरिया यानी हमारे पास जो क्षेत्रफल है उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तभी हमारा क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज करने के कई तरीके हैं। तो अगर मैं बात करूं चेंज इन फ्लक्स क्या होगा हमारा, मान लेते पहले कंडीशन में क्या था, फ्लक्स φ1 था, दूसरे कंडीशन क्या होगा, फ्लक्स φ2 होगा। तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा,
φ2 माइनस φ1, क्योंकि हमारा जो फ्लक्स है ना वो एक अदिश राशि है, तो इसको इस तरीके से डायरेक्ट जोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट की। अच्छा, पहले के बारे में कुछ गिवन है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र को बदलकर इस तरह से अगर बदलेंगे तो हमारे पास क्या होगा। पहला क्या दिया, पहले दिया है पहले चुंबकीय क्षेत्र क्या था, B1 था, तो फ्लक्स क्या होगा, φ1 होगा हमारा B1A। फिर क्या हो रहा है हमारा फ्लक्स, फिर हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, B2 हो जा रहा है, तो φ2 क्या होगा, B2A। तो हमारा चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, A बाहर ले लो तो यानी B2 माइनस B1 इंटू ए, तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्या दिया है, क्या चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल बदल ले तो क्या होगा, हमारा इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, B इंटू A1, फाइनल फ्लक्स क्या होगा, φ2 इक्वल टू होगा B इंटू A2। तो हमारा चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, B बाहर ले लो क्या होगा, A2 माइनस A1। इस तरीके से हम कर सकते हैं। हमारे पास तीसरा तरीका क्या है कि हम उसको रोटेट कर दें 180 डिग्री पे। पहले हमारे पास फ्लक्स क्या था, ऐसे था, और चुंबकीय क्षेत्र इसी दिशा में था B, तो फ्लक्स हमारा क्या था, BA था। अभी क्या कर दिया मैंने, इसको कॉइल को रोटेट कर इधर कर दिया, यानी अब एरिया वेक्टर हमारा इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा फ्लक्स, अगर हमारा क्षेत्रफल सदिश इधर आ गया तो फ्लक्स हो जाएगा हमारा माइनस BA। ये हमारा क्या होगा, φ2 होगा, हमारा φ1 है, डेल्टा फाई क्या होता है हमारा, φ2 माइनस φ1, तो क्या हो जाएगा -2BA। इतना फ्लक्स हमारा चेंज हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नए आर्टिकल के बारे में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का प्रयोग। फैराडे ने बहुत सारे प्रयोग किए, तो प्रयोग 1 देखते हैं। फैराडे ने क्या किया, पहले देखिए यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीजें एक बार में समझा देता हूँ। फैराडे ने पहले क्या किया कि पहले उन्होंने एक कॉइल लिया, ठीक है ना, चलिए मैं इसको इस तरीके से समझा दे रहा हूँ। फैराडे ने क्या किया, एक कॉइल लिया, अब इसमें क्या किया, इसको कंप्लीट किया, इसको एक एमीटर से जोड़ दिया, यानी एमीटर क्या, जो धारा को मेजर करता है। अब उन्होंने क्या किया कि एक चुंबक, यानी हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ, ये दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं, इसको यहां से यहां लाया गया। तो क्या हुआ, पहले जब इसको यहां पे रखा गया था तो इसमें कोई भी करंट नहीं आ रहा था, लेकिन जब इसको आगे बढ़ाया गया तो इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ करंट आया। तो इस तरह के उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए। जब उन्होंने पास लाए, यानी देखा कि जब इसको पास लाएंगे तो इससे जो चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं वो क्या हो रही हैं, इस कॉइल के अंदर जा रही हैं। जब पास लाएंगे तो कॉइल के अंदर क्या होंगे, चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी, जब दूर ले जाएंगे तो क्या होंगे, घटेंगी। दोनों कंडीशन में क्या हो रहा था, इसमें धारा आ रहा था, यानी जो हमारा एमीटर लगा हुआ उसमें कुछ न कुछ धारा आ रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, इस तरह से उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन मैं बता दे रहा हूँ क्या है। अब बात करते हैं फैराडे का दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बैटरी लगाई, बैटरी में एक की लगाया, यानी हमारे पास कुंजी एक लगाई, बैटरी और कुंजी लगी हुई है। जब क्या होता था, जब एक कुंजी बंद होगी तो क्या उसमें धारा का प्रवाह होगा, तो धारा का प्रवाह होगा, इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी आएगी। अब देखिए क्या होगा, यहाँ धारा के प्रवाह की वजह से क्या हो रहा है, इस समय भी इसके अंदर भी क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ रही है। हटा दे रहे हैं तो तीव्रता क्या हो रही है, 0 हो जा रही है। यानी जब पहले से जोड़ेंगे तो पहले क्या होगा, इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, जब हटा देंगे तो क्या होगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसमें फ्लक्स का चेंज होने पर क्या हो रहा है, इसमें प्रेरित धारा आ जा रही है, इसके अंदर क्या हो रही है, प्रेरित धारा हो जा रही है। तो अगर मैं इनकी फैराडे के जो नियम थे इनका कंक्लूजन बताऊं तो उसका मतलब इतना था कि फैराडे ने व्याख्या निम्न प्रकार से की जाती है। जब किसी विद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं तथा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को विद्युत यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगर मैं पूरी सारी चीजें एक बार में बोलूं तो इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास हमारे पास परिपथ है, ठीक है ना, और उसमें कोई कॉइल है, अगर उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी जो हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स है वो चेंज होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स चेंज होने पे वजह से उसमें क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। और इस विद्युत वाहक बल को क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और उसमें जो धारा बहती है उसे क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत धारा। अब देखिए आगे ये किसके बराबर होगी, तो फैराडे का जो प्रथम नियम है वो समझते हैं। फैराडे का जो प्रथम नियम है वो कहता है कि जब किसी परिपथ के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कम
के मान में परिवर्तन होता रहे। ये नहीं कि एक बार आपने परिवर्तन कर दिया तो उसमें आ जाएगा, नहीं, हमेशा परिवर्तित होगा तभी होगा। तो यानी जो इसकी वैल्यू होगी, आगे हम सेकंड लॉ में देखेंगे, फैराडे का जो द्वितीय नियम है, जो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अगर बात करूं, इसमें जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ए से, ये हमारा बराबर होता है माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यानी माइनस क्यों लगाया गया इसके बारे में बताएंगे। माइनस एक्चुअली लेंज ने बताया था, ये इनका नहीं था, इनका सिर्फ इतना था। इन्होंने बताया कि उसमें विद्युत वाहक बल यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, बराबर होगा चेंज इन फ्लक्स के बराबर होगा टाइम के साथ। ये उन्होंने बताया इतना होगा। तो ये क्या हो गया कि अब देखिए यहाँ पे एक नियतांक आया था, उसकी वैल्यू एक्चुअली 1 होती है, पर यहाँ पर जो हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है होगा माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। पर ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो फैराडे का सेकंड नियम था वो ये था। लेंज ने जब बताया, लेंज भी इसमें आके काम करेंगे आगे चल के, लेंज ने जब बताया तो यहाँ पे माइनस साइन लगाया गया। माइनस साइन का मतलब ये है कि अगर जो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत धारा, वो इस डायरेक्शन में उत्पन्न होगी ताकि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको रोक पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नियम आप याद रखिएगा, जो इसमें विद्युत यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो इतने के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। यानी ऐसे उत्पन्न होता है ताकि जो हमारे पास फ्लक्स बढ़ रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ रही हैं, उसको घटाया जा सके। इस नियम को न्यूमन का नियम यानी न्यूमन लॉ भी कहते हैं। यदि कुंडली में n फेरे हों तो प्रत्येक फेरे में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तथा सभी फेरों में विद्युत वाहक बल जुड़ जाएगा, तो प्रत्येक फेरों से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स एक ही होगा, अतः कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा। अब देखिए, अगर हमारे पास एक था तो इसमें क्या था हमारा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आया था, वो आया था डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अगर n हो जाएगा तो क्या होगा, तो n फ्लक्स होगा चेंज, तो n हो जाएगा यहाँ पे n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इतना हमारा क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अपने नए आर्टिकल की, लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण। लेंज ने ये बोला, पूरी बात समझिएगा आप लोग, अगर इसमें धारा बह रही, मान लेते ऐसे बह रही है, ऐसे अभी बह रही है, समझने वाली बात क्या है, इसकी वजह से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमारे नॉर्थ और साउथ है, ठीक है, यहाँ देखिए, अगर हम इसको यहां लाएंगे, इसके पास लाएंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें क्या होगा, इसके अंदर B की वैल्यू बढ़ेगी, यानी जो हमारे पास चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, यानी फ्लक्स हमारा बढ़ जा रहा है। अगर हमारा फ्लक्स बढ़ेगा तो ये हमारा क्वाइल ऐसे करंट प्रोड्यूस करेगा ताकि इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं निकले वो इधर निकले। इधर अगर मैं बात करूं, ऐसे करंट बहे कि ताकि जो हमारे पास विद्युत बल रेखाएं वो इधर से इधर निकले, ऐसे बहे। ऐसे कब नहीं होगा, ऐसे तब होगा जब हमारे पास इस तरीके से धारा बहेगी इस क्वाइल में, इस तरीके की, यानी इस तरीके का मतलब क्या हो गया, हमारे पास इधर से इधर बढ़े, ठीक है, तो हमारे पास आई इंड्यूस क्या आएगा, आई इंड्यूस आ जाएगा इस तरीके से, यानी प्रेरित विद्युत धारा हमारा इसके रिवर्स आ जाएगा। लेंज ने यही बताया, लेंज ने बोला कि लेंज नामक वैज्ञानिक ने प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के लिए एक नियम दिया जिसे बोला गया लेंज का नियम। लेंज के नियमानुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती जिसके कारण उत्पन्न हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रेरित धारा एवं प्रेरित आवेश कितना होगा। चलिए समझते हैं कि किसी कॉइल में अगर चुंबकीय बल रेखाएं चेंज हो रही है, यानी अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कितना उसमें क्या आएगा, विद्युत धारा आएगी। तो हमें पहले समझते हैं, जो हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल आया था ई, वो आया था हमारा क्या, माइनस n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब मुझे बताइए, अगर मुझे धारा निकालना, धारा क्या होता है, E बाई आर होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस n डेल्टा फाई बाई आर डेल्टा टी, ये होगा हमारा। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर उतना अच्छा दिख नहीं रहा होगा आई थिंक। चलिए यहाँ पे धारा आ गई हमारी कितनी, आई आ गई हमारी माइनस n डेल्टा फाई अपान आर डेल्टा टी। अगर मुझसे पूछा कितना आवेश निकलेगा, कितना मतलब उस परिपथ में आवेश आएगा इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से,
देखिए क्या होता है, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी ना। तो अगर मैं बात करूँ Q इक्वल टू होता है I इंटू डी टी, डी टी टाइम के लिए क्या होगा I इंटू डी टी। तो हमारा Q होगा वो जाएगा I इंटू डी टी। तो क्या हो जाएगा, अगर डेल्टा टी की बात करें तो डेल्टा टी टाइम में क्या होगा, डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, I की वैल्यू आ जाएगी माइनस एन डेल्टा फाई अपान आर। इतना आ जाएगा आवेश का प्रवाह। चलिए यहाँ पे सारा चीज मैंने बता दिया, आवेश का प्रवाह कितना आ जाएगा हमने बता दिया। दिस इज द क्यों हमारे पास क्या आया था माइनस एन डेल्टा फाई बाई आर, उसी को इस तरीके से लिख दिया गया है। यानी एन हमारा हो गया माइनस में था ना फाइव, यानी फाइव टू माइनस फाइव वन अपान क्या आर। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो क्या होगा एन फाइव वन माइनस फाइव टू बाई आर। ये हमारा क्या होगा क्यू, जो उस परिपथ में बहेगा। तो यानी प्रेरित आवेश होगा ना वो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन बटा क्या कुंडली में कुल प्रतिरोध। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विवेचनात्मक प्रश्न के। पहला दिया गया है कि एक चुंबक को उत्तरी ध्रुव एवं चालक लूप की ओर नियमानुसार लाया जाता है, तो क्या होगा बताइए। अब इसमें क्या होगा, इसमें चुंबकीय बल रेखाओं का मान बढ़ेगा। और ये जो है कॉइल जो है ना, कॉइल क्या करेगा, कॉइल में ऐसे धारा बहेगी ताकि क्या हो, इसकी वजह से क्या चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकले। ऐसे बल रेखाएं कब निकलेंगी बताइए, अगर ये कॉइल पीछे हमारे आगे है, इसका मतलब जब ऐसे करंट बहेगा, यानी अगर इसमें करंट ऐसे बहेगा तो हमारा क्या है, क्या प्रेरित धारा आ गई, इधर 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 बहेगी, इधर से इधर बहेगी, ताकि इसकी वजह से क्या हो, चुंबकीय बल रेखाएं इधर निकले। आगे बात करते हैं, और सेम नीचे भी दिया गया, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो आर्टिकल है, अगले आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। बात है हमारा फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम, प्रेरित धारा की दिशा। अब ये है क्या, इन्होंने बोला कि दाएं हाथ के, यहाँ पे दाएं हाथ है, दाएं हाथ के तर्जनी अंगुली और अंगूठे एक दूसरे को क्या करना है, एक दूसरे के लंबवत रखना है, इस तरीके से रखना है। उन्होंने क्या बोला, अगर चालक की गति अंगूठा की दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र की तरह क्या तर्जनी हमारा है, जो ए उंगलियां है, ए वाली, ये तीन की बात हो रही, ए उंगली क्या होगी, ये प्रेरित धारा की दिशा होगी। इन्होंने यही बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की। यहां पे दिया गया है, एक तार का छोटा टुकड़ा एक घोड़े की नाल का आकार का चुंबकीय ध्रुव के बीच से 2 सेकंड में गुजरता है, जिसमें 4 × 10⁻³ वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ध्रुव के बीच चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना हो रहा है, जो हमारा वैद्युत चुंबकीय करंट जो उत्पन्न हो रहा है वो कितना हो रहा है, दिस इज द 4 × 10⁻³ वोल्ट, इतना हो रहा है। ये क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है हमारा, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अभी साइन नहीं रखते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं, डेल्टा फाई बाई टी, डेल्टा टी, डेल्टा फाई क्या आ गया हमारा, ए इंटू डेल्टा टी। तो ई की वैल्यू क्या दिया गया है, 4 × 10⁻³ इंटू डेल्टा टी क्या दिया गया है 2 सेकंड, तो क्या हो गया 8 मिली सेकेंड, 8 मिली वेबर। ये हमारा इतना क्या आ जाएगा, चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 8 × 10⁻³ वेबर, इतना फ्लक्स में चेंज आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अपना जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक कुंडली के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ इस समीकरण का पालन कर रहा है ना। फाई इक्वल टू क्या दिया है 10t² + 5t, ठीक है ना। अब हमें कह रहा है कि बताइए t सेकंड में, t इक्वल टू 5 सेकंड में कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो बताइए विद्युत वाहक बल क्या होता है, -dφ/dt होता है। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 20t + 5। कब निकालना है, e की वैल्यू आ रही -20t + 5, 5 सेकंड निकालना है तो क्या होगा, e की वैल्यू -20 × 5 + 5 कितना हो गया -105 वोल्ट। हमारे पास क्या आगे है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। आगे बात करते हैं। अब देखिए ये सारे जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं एक एक करके बता दिया गया है, ये आप यहां भी देख सकते हैं, मैंने इसको एक साथ दिखा दिया गया है कैसे हमारे पास, ये देख लीजिए एक एक करके। ये हमारे पास क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का प्रायोगिक प्रदर्शन, जितने भी प्रयोग किए गए उन सबको दिखाया गया, हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गतिमान विद्युत वाहक बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र के गतिमान चालक पर प्रेरित विभवांतर। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास एक चालक है जो v वेग से गतिमान है, किसमें चुंबकीय क्षेत्र में, तो होगा क्या, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है ना सब पे क्या लगेगा, अगर इधर v वेग से जा रहे हैं तो इस पे बल लगेगा ना। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की तरफ है,
कितना बल लगेगा, जो चुंबकीय बल लगेगा वो क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है। अब क्यू हमारा क्या, ई, वी क्रॉस बी, वी बी, वी क्रॉस बी ऊपर बल लगना चाहिए, अगर धनात्मक होता तो, पर ऋणात्मक है तो इधर बल लगेगा नीचे। तो यानी सभी इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, यहां से यहां आ जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएंगे, तब तक कि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ धनात्मक बचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इधर हमारा क्या हो जाएगा, विभव धनात्मक विभव हो जाएगा, इधर क्या होगा, ऋणात्मक विभव। इसका मतलब यहाँ पे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट होगा, उत्पन्न होगा, ई, ठीक है ना। और साम्य अवस्था तब आएगी जब इधर हमारे पास धनात्मक से ऋणात्मक क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जो इस पे चुंबकीय बल लग रहा है उतना ही क्या लगेगा, इस पे विद्युत बल लगेगा। जब बराबर हो जाएंगे तो साम्य अवस्था आ जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। अब देखते हैं आगे बात करते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसके कई सारे उदाहरण हैं, और जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसको हम निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जब बल दोनों बराबर होंगे तो ई बराबर हो जाएगा क्या, ई वी वी के, तो यहाँ से ई तो ई कैंसिल हो गया, ई आ गया हमारा वी वी। अब मुझे पता है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हुआ है, तो बताइए इसका लेंथ क्या है, इसका जो रॉड है उसकी लेंथ क्या है, एल है, यानी उसकी लंबाई एल है। तो जो उसमें विभव उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित विभव क्या होगा, ई इंटू एल के बराबर होगा। तो हो जाएगा क्या, ई की वैल्यू क्या है, वी बी ना, वी बी एल, तो इसको लिख सकते हैं वी एल बी। इतना क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब बात करते हैं इसकी कई घटनाएं हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है। देखिए, पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी के पहियों की धुरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक की फ्लक्स रेखाओं को काटती है, जिसमें धुरी के सिरे के बीच मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। इसको मैं समझा दे रहा हूँ। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक इधर चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, बी हॉरिजॉन्टल, एक ऊर्ध्वाधर, बी वर्टिकल। अभी बताइए कि हमारे पास जो ट्रेन की पटरियां हैं ऐसे होती हैं, जब ये यहाँ पे गतिमान है, ठीक है ना। अब क्या हो रही है, इसको काट रही हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसको काट रही हैं, इनके बीच भी क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये हमारे पास कई एग्जांपल्स हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, रेल की दो पटरियों आपस में तथा जमीन से पृथक्कृत हैं, इन्हें एक मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा जाता है। जब इन पर एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट में पाठ्यांक क्या होगा, पटरियों पर परस्पर 1 मीटर की दूरी है। सिंपल सी बात, हम लोग क्या करेंगे, V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा V एल बी के बराबर हो जाएगा। तो V की वैल्यू दिया गया है, L की वैल्यू हमें पता है, V की वैल्यू पता है, ऊर्ध्वाधर जो है हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, ये होगा ना, पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। बस हमें वही वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं घूर्णी गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगर हमारा कोई घूर्णी गति कर रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसा होगा। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए वो क्या हो रहे हैं, इधर वी वेग से जा रहा होगा यहाँ वाला। देखिए हर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ न कुछ वेग से जा रहा है, तो वी क्रॉस बी, इधर बल लगता अगर धनात्मक होता, ठीक है ना, तो इधर बल लगेगा। तो यानी इसमें क्या होगा, ए हमारा केंद्र ऐसे हो जाएगा ए, यानी ए हमारा कम और यहाँ क्या होगा, उच्च विभव हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पे हमारा ए उच्च विभव होगा, क्योंकि यहाँ पे V क्रॉस B, इलेक्ट्रॉन अगर धनात्मक होता तो इधर बल लगता, पर ऋणात्मक इधर बल लगेगा, यानी इधर हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, ये हमारा धनात्मक हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास एक बैटरी उत्पन्न हो जाएगी। एक किसके बराबर होगी, ये होती है हाफ B ओमेगा स्क्वायर, इसके रेडियस के बराबर। अब इतना जो है हमारे पास क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। दिस इज द हाफ B ओमेगा एल स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब क्या है हमारा, अच्छा हाफ B एल स्क्वायर दे रहा है, इसको मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। एक्चुअली जो यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो बराबर होगा किसके, हाफ B एल स्क्वायर ओमेगा के। तो एक काम करते हैं, मैं इसको ड्राइव भी कर दे रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा मुझे ड्राइव करने में। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं इसको एक रॉड की बात करता हूँ, कितने से जा रहा है, ओमेगा से। हमारा केंद्र है, हमारा लास्ट वाला बिंदु है P। अब देखिए हमारा क्या केंद्र क्यू है ना। अब यहाँ से मैं x दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ और इसकी वेलोसिटी मान क्या होगी, v कितनी होगी। अब x पे जा रहा हूँ तो क्या होगा, ओमेगा x होगी, क्योंकि ओमेगा से घूम रहा है ना सारा कुछ। तो अब बताइए इस पे जो बल लगेगा, इसका अगर मैं बात करूँ, इस पे कितना उत्पन्न होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, dx है इसका। तो इस पे जो उत्पन्न होगा क्या होगा, देखिए हो जाएगा डी जो होगा हमारा वो हो जाएगा कितना होगा, दिस इज इक्वल टू वी एल बी होता है। तो v हमारा कितना है, ओमेगा x, l कितना है, dx है, b हमारा चुंबकीय क्षेत्र, यानी क्या हो जाएगा,
बी ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स। इसको क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। कहाँ से, पूरा अगर निकालना हो यहाँ से यहाँ तक तो क्या करेंगे, 0 से एल तक समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। समाकलन मैंने कर दिया कहाँ, 0 से एल तक, तो कितना आ गया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। इतना आ गए हमारे पास इसके बीच विद्युत वाहक बल। तो अब बताइए, क्योंकि सभी अगर बहुत सारे रॉड भी हों तभी क्या होंगे, सब समांतर में जुड़ जाएंगे। समांतर में क्या होता है, अगर समांतर में हमारे पास n बैटरी हैं क्या होंगी, सबका अगर इंटरनल रेजिस्टेंस और उसका ईएमएफ बराबर है तो क्या करेंगे, एक ही बैटरी तरह काम करेगा वो, बस रेजिस्टेंस चेंज होगा, बाकी सारे ईएमएफ क्या होंगे, सेम होंगे, उनके बीच विभवांतर क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, इसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साइकिल का पहिया। साइकिल के पहिए में क्या होगा, बहुत सारे होंगे, बहुत सारी तीलियां होंगी ना, तो हर एक तीली में क्या होगा, यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ होगा, उत्पन्न होगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। सब में, सब किसमें हो जाएंगे, सब समांतर में हो जाएंगे, सब किसमें हो जाएंगे, समांतर में हो जाएंगे। तो नेट जो आएगा इसके और इसके बीच का विद्युत वाहक बल कितना होगा, अगर मैं बोलता हूँ इसको O और इसको बोलता हूँ P, तो VP माइनस BO, अगर मैं बोलता हूँ VO माइनस BP, ये बराबर आ जाएगा किसके, V यानी हमारे पास हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सभी क्या हो जाएंगे, समांतर में हो जाएंगे। सभी क्या करेंगे, समांतर बैटरी की तरह काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे पास फैराडे के तांबे की चकती का जनित्र। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यदि किसी तांबे की चकती को चित्र में दिखाए गए चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो घूर्णन के गति के कारण यह चकती चुंबकीय बल रेखाओं को काटती है। तो देखिएगा, अगर हमारे पास चकती, इसका मतलब क्या है, अब ये कहानी कुछ ऐसी है, ये इंपॉर्टेंट भी है और समझने वाली बात भी है, बहुत आसान भी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, चकती है, देखिए इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। अब मुझे बताइए एक क्या होगा, एक तरह से अगर आप इसको देखिए तो एक कैसा दिख रहा है, ये हमारा दिख रहा है। अब यहाँ पे इसको मैं इससे यूज कर ले रहा हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा, चलिए एक काम कर, दोबारा मैं इसको बना दे रहा हूँ, काफी बड़ा हो गया, सो इतना भी हमको बड़ा नहीं रखना है। चलिए आइए मैं इसको थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। ये हमारे पास क्या एक चकती है। अब मुझे बताइए, अगर मैं इस चकती को बोलूं कि अभी हमने एक साइकिल का जो पहिया है उसके लिए हमने देख लिया था कितना आएगा विद्युत वाहक बल, तो अब ये जो चकती है ना हमारे, इसका मतलब क्या है, इसमें अनंत पहिया है, इसमें क्या है, अनंत पहिया है एक। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इसका चेंज कर रहा हूँ कलर, तो आपको समझ भी आएगा कितनी है इसमें, अनंत पहिया है, 1 2 3, ऐसे क्या अनंत पहिया है। तो सभी पहिए में कितना जनरेट होगा, कितना हमारे पास विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, सभी पहिए में हमारे पास जो उत्पन्न होगा ये क्या होगा, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। ये देखिए सभी पहिए में क्या होगा, जितने पहिए हमारे पास होंगे, अनंत पहिए होंगे, सभी में क्या होगा, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर के बराबर क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो क्या होगा, अनंत हमारे पास क्या हो जाएगी, बैटरी जो समांतर में जुड़ी हुई है, जो किसमें जुड़ी हुई है, समांतर में, तो इनका भी क्या होगा नेट। अगर मैं बात करूं इनके बीच का ईएमएफ O और इनके बीच, यानी अगर मैं बाहर के पॉइंट को बोलता हूं P, तो VO माइनस BP जो होगा ना, इसके अंदर अगर इन दोनों के क्रॉस जो हमारे पास क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, वो बराबर होगा हाफ B ओमेगा L स्क्वायर के। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारा अगला आर्टिकल। ये हमारा क्या है, कड़ा चकती वही दिया गया है, उसी के बराबर होगा, कितना होगा हमारा, देखिए ये हमारा E हो जा रहा है हाफ B ओमेगा, अगर उसकी रेडियस R है यानी त्रिज्या R है तो R स्क्वायर होगा, अगर त्रिज्या L है तो क्या होगा, L स्क्वायर होगा, वही उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे दिखाया भी गया है, यानी केंद्र और परिध के बीच में इतना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब आगे देखते हैं हमारा ये हमारे दोनों क्या है, विवेचनात्मक प्रश्न है, इनको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए आता है हमारा अगला आर्टिकल, प्रेरकत्व यानी जिसको बोलते हैं इंडक्टेंस। अब कह रहा है कि यदि किसी n फेरे की कुंडली में संबंध चुंबकीय फ्लक्स उस कुंडली में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, बात यह है कि मान लेते हैं हमारे पास क्या कोई कुंडली है, क्या इसके कितने फेरे हैं, n फेरे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो फ्लक्स है ना, कुल फ्लक्स, वो क्या है, इसमें बहने वाली धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है। कुल फ्लक्स क्या होती है, बहने वाली धारा के समानुपाती है। जब ए अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसको जब हटाता हूं समानुपाती का चिन्ह, तो n phi b जो आएगा
ये बराबर हो जाएगा क्या, एक नियतांक यल आई के बराबर होगा। जो हमारा यल है ना, इसी को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है जो समानुपाती नियतांक, इसको बोलते हैं प्रेरकत्व। इसको यल से दिखाते हैं। या एक अदिश राशि जिसकी बीमा क्या होगी, ml² t की पावर -2 a की पावर -2 होती है। ml² t की पावर -2 a की पावर -2 होती है। इसका SI मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, हेनरी। तो इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, हेनरी है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो L इक्वल टू क्या हो रहा है हमारे पास, N∅B/I आ रहा है। तो फाई का मात्रक यानी फ्लक्स का मात्रक क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है वेबर पर एम्पियर। ये हमारा इसका मात्रक हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं हेनरी, और हमने यहाँ पे डायमेंशन यानी इसकी बीमा निकाल लिया है। हमारा अगला आर्टिकल है स्वप्रेरण। ये होता क्या है, जब भी किसी कुंडली में, अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास इससे बैटरी है जिससे धारा का प्रवाह हो रहा है। ये हमारा क्या है, कुंडली है। इसमें अगर समय के साथ धारा का मान बढ़ता है तो इसमें बद्ध जो फ्लक्स होगा उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इसमें बहने वाली धारा घटेगी तो इसमें फ्लक्स का मान क्या होगा, घटेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि समय के साथ क्या हो रहा है, इस कुंडली में जो हमारा फ्लक्स है वो बदल रहा है। जब भी किसी कुंडली में फ्लक्स बदलता है तो क्या होता है, उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी हम बोलते हैं इसमें क्या होगा, प्रेरण उत्पन्न होगा। अब इस घटना को क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण। क्यों, क्योंकि खुद में बदलाव की वजह से प्रेरण उत्पन्न हो रहा है। और स्वप्रेरण जो इसमें खुद की वजह से जो बदलाव होगा ना, वो क्या करेगा, वो हमेशा धारा के विपरीत, यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर धारा का मान इस कॉइल में बढ़ेगा, अगर आई का मान बढ़ेगा तो हमारा इसमें विद्युत वाहक बल ऐसा उत्पन्न होगा ताकि धारा का मान घटाए। अगर धारा का मान घट रहा है तो ऐसा उत्पन्न होगा ताकि धारा का मान बढ़ाए। ये हमारे इसमें विद्युत वाहक बल ऐसे उत्पन्न होगा। अब आइए इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि इस प्रकार किसी परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण स्वयं इसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति की घटना को क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को विरोधी विद्युत वाहक बल भी कहलाता है। क्यों विरोधी, क्योंकि अगर हमारा धारा का मान बढ़ेगा तो उसको घटाता है। पर यह ध्यान देने वाली बात है कि धारा का मान घटेगा तो उसको बढ़ाएगा। चलिए अब बात करते हैं स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। अब मानते हैं कि हमारे पास एक कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या क्या है, n है, और इसमें जो कुल फ्लक्स होगा n, और एक फेरे में फ्लक्स, हमारे पास n कॉइल है और एक फेरे में फ्लक्स क्या है, फाई है। तो ये जो होगा वो समानुपाती होता है किसके, बहने वाली इसमें धारा के। अब देखिए, जब हम लोग ये समानुपाती नियतांक समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, इसको बोलते हैं हम लोग L I। तो यहाँ पे L जो होगा हमारा हो जाएगा कुल फ्लक्स अपान I, यानी कुल फ्लक्स और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण बोलते हैं। इसको स्वप्रेरण गुणांक बोलते हैं। क्या है हमारा, स्वप्रेरण गुणांक। अगर मैं आपसे बोलूं कि धारा का मान I बराबर 1 हो जाए तो इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी कुंडली में जो स्वप्रेरण गुणांक है उसका मान उसमें बहने वाले उसमें संबंध कुल फ्लक्स के बराबर होगा। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग अगले आर्टिकल के बारे में। वही दिया गया है, अगर n कुंडली में, अगर n फेरों की कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वाहक बल कितना होगा। तो अब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, देखिए अब जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होता है, ये हमारा होता है, अगर मैं साइन के साथ लिखूं तो हमारा क्या होता है, माइनस डेल्टा फाई, यानी बहन कुल जो हमारा फ्लक्स है उसका चेंज। पर n फेरे हैं तो क्या होगा, n होगा अपान क्या होगा, इसमें बहने वाली, ये तो हमारा हो गया अपान टाइम डेल्टा टी, यही तो होता हमारा कुल फ्लक्स, और जितने टाइम में वो फ्लक्स हमारा चेंज हुआ है, यानी उसमें जो बदलाव हुआ है वो टाइम। तो हमारा E बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे माइनस एन फाई बाई डेल्टा टी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन फाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखिए याद करिए यहाँ पे अभी हमारा क्या आया था, एन फाई समानुपाती था किसके, आई के। तो एन फाई इक्वल टू क्या आया था, एल आई आया था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको एल आई, तो इसको हम लोग लिखें डेल्टा आई लिखता हूँ अपान क्या हो जाएगा हमारा एन, और फिर डेल्टा टी। तो हमारा जो होगा, जो उसमें विद्युत वाहक बल होगा वो बराबर होगा एल डी आई बाई, अगर छोटे की बात करो छोटे चेंज में तो क्या होगा, डी आई बाई डी टी हो जाएगा।
बड़े बदलाव के लिए डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा स्वप्रेरण होगा वो बराबर किसके होगा, यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं स्वप्रेरण। अगर मैं इसी फार्मूले से बात करूँ तो यहाँ पे एल इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इसको चाहे स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा, डी आई बाई डी टी या डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, ये होगा। तो उसको इस तरीके से लिखा गया है। अगर वहां पे डेल्टा आई बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1 हो जाए, इसका मतलब एल बराबर क्या होगा, ई के, यानी जो हमारा स्वप्रेरण गुणांक होगा उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। किसी कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक अथवा जो हमारा प्रेरकत्व है उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के तुल्य होगा, जो कि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर अगर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं इसका हमारा मात्रक क्या होगा। आइए देखते हैं मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक हमारा होता है, अगर मात्रक हम चाहे निकाल भी सकते हैं, पर यहाँ पे दिया गया है तो डायरेक्ट याद कर लें। हमारा क्या है, किग्रा मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर और एम्पीयर स्क्वायर। या दूसरे तरीके से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या है, एल आया है, एल बराबर आ गया है क्या, ई अपान माइनस में डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। देखिए ये हमारा क्या होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट। वोल्ट मतलब क्या होता है, यानी जूल पर कूलम, जूल पर कूलम हो गया। और आई का क्या होता है, एम्पियर होता है, और टी क्या होता है, टाइम, टाइम ऊपर चल जाएगा, यानी सेकंड हो जाएगा हमारा। तो यहाँ जूल लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की पावर -2, इसका मात्रक है एम केस में। और हमारे यहाँ पे सेकंड हो गया, नीचे क्या आ गया, कूलम और एम्पियर। तो यहां से हम बोल सकते हैं इसको कि कूलम अपान एम्पियर। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इस सेकंड को अगर नीचे लाऊं तो कूलम पर सेकंड भी क्या होता है, हमारा एम्पियर ही होता है। तो यहाँ से हटेगा ही हमारा क्या, एम्पियर स्क्वायर आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपान इंटू नीचे जो हमारा एम्पियर स्क्वायर ऊपर लेके जाएंगे, क्या एम्पियर की पावर -2 हो जाएगी। इसका बीमा हो जाएगा इस तरीके से, ml स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -1। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वप्रेरण गुणांक का मूल मात्रक व बीमा। तो हमने मूल मात्रक भी देख लिया और बीमा भी देख लिया, दोनों हमने एम केस पद्धति में देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं परिनालिका में स्वप्रेरकत्व की गणना। अब हम परिनालिका में स्वप्रेरकत्व की गणना कैसे करेंगे। अब मानते हैं कि हमारे पास एक परिनालिका है, इसमें जो फेरों की संख्या है क्या है, इसका अनुप्रस्थ काटने का जो क्षेत्रफल क्या है, ए है, और इसकी लंबाई क्या है, एल है, और इसमें फेरों की संख्या क्या है, एन है। तो अब देखिए हमें पता है जो हमारा इसके अंदर बी क्या वैल्यू होती है, बी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। एन हमारा क्या होता है, म्यू नॉट हो जाएगा कैपिटल एन आई बाई एल, ठीक है ना। ये हमारा होता है कितना, इसमें नंबर ऑफ फेरे हैं और अपान लेंथ, यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n होती है, n को लिखा जाता है कैपिटल N बाई L। तो यहाँ से हमारा B आ गया। अगर मैं बात करूँ इसमें फ्लक्स कितना होगा, इसमें जो फ्लक्स आएगा फाई क्या होता है, B इंटू एरिया होता है, ये तो होता है हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया की दिशा होगी वही हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ से हमारा जो फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई ए अपान एल। अब देखिए ये तो हमारा क्या आ गया, इसमें फ्लक्स संबंध फ्लक्स आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमें एल कैसे आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अगर हमारे पास एन फेरे हैं, देखो हम तो एक फेरे में निकाल रहे हैं अभी, अगर एन फेरे हैं तो हमारे पास क्या होगा, एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कुल फ्लक्स हमारा एन फाई होगा, यानी क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट एन स्क्वायर हो जाएगा आई ए बाई एल। तो हमें पता है जो हमारा प्रेरकत्व होता है एल बराबर होता है हमारा कुल फ्लक्स, यानी एन फाई अपान क्या आई होता है। अब इसमें से आई का डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, एल आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा एल। ए हमारा हो जाएगा किसकी वैल्यू, ये हमारा हो जाएगा एल की वैल्यू। तो हमारा आ गया ए। कैसे, देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई है, अगर मैं बैक साइड जाऊं तो यहां से जो हमारा ए आया है हमारा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान एल। तो हमारा एल क्या आया है, एल हमारा आया है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान एल। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट
एन स्क्वायर रहने देते हैं, ये हमारा क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अगर उस जो है कुंडली की त्रिज्या क्या है आर है अपन एल, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया एल, ठीक है ना। तो हमारा ये आ गया स्वप्रेरकत्व। तो इसको इसकी एक और मात्रक होता है, इसको हम लोग एसआई मात्रक ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेनरी, और इसको एच से दिखाते हैं। चलिए, ये तो हमारे पास हो गया वायु का कंडीशन। अगर उसके अंदर कोई माध्यम रखा गया हो उस कुंडली के अंदर, और जिसकी क्या हो, जिसका अगर मैं बात करूं माध्यम की गतिशीलता क्या हो, वहां पे म्यू हो, ठीक है ना। तो क्या होगा, म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट म्यू आर, ये लिख सकते हैं ना। किसी माध्यम में रखेंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट म्यू आर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंडली में स्वप्रेरकत्व की गणना। अब एक कुंडली की बात करते हैं, माना एक आर त्रिज्या का वृत्ताकार कुंडली है हमारे पास, क्या है, आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है ना, जिसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि कुंडली में एन फेरे हों, कितने फेरे हों, एन फेरे हों, तो इसमें क्या होगा, स्वप्रेरकत्व कितना होगा। तो अब ध्यान रखने वाली बात है कि अगर इसमें धारा आई बह रहा है, तो इसके अंदर जो विद्युत जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। ये सबको फार्मूला पता होता है। अगर मैं बात करूं, ये तो हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर। तो अगर हमारे पास बात करें कुल फ्लक्स क्या होगा, हमारे पास n फेरे हैं, ठीक है ना, कितने फेरे हमारे पास, n फेरे हैं। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक यहाँ पे म्यू नॉट आई अपान 2r, इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र है, और इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से जो हमारा फ्लक्स आ जाएगा n म्यू नॉट आई पाई आर अपान 2, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। अब देखिए कुल फ्लक्स हमारा इतना आ गया। अब कुल फ्लक्स जो हमारा आया है, अपान क्या कर देंगे, अपान कर देंगे आई, हमारा क्या आ जाएगा एल। तो कुल फ्लक्स हमारा इतना है, इसमें आई का डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन पाई आर बाई 2। ये हमारा क्या आ गया, स्वप्रेरकत्व आ गया, किसमें, कुंडली की में। जो हमारा अगर हमारे पास एक कुंडली हो जिसकी त्रिज्या क्या हो, आर हो, उसमें एन जो है उसके पास टन हो, तो यानी हमारे पास कुंडली में जो फेरों की संख्या हो एन हो, तो हमारा एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारा म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर पाई आर बाई 2। तो यानी हमारा इतना आ जाएगा स्वप्रेरकत्व। यानी यहाँ पे हमारा दिखाया गया है क्या आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाई 2। अब बात करते हैं कुंडली में स्वप्रेरकत्व की गणना। तो देखिए क्या होता है, हमारे पास एक कुंडली है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। यहाँ देखते हैं हमारे पास एक कुंडली है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो बहने वाली धारा है ना वो आई है, और इसके में फेरे कितने, एन फेरे हैं, बहने वाली धारा आई है। तो बताइए इसके अंदर अगर इसकी त्रिज्या मैं बोलता हूँ आर है, तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी बी क्या होगी, एन म्यू नॉट आई बाई 2r। ये सबको याद भी होता है। ये तो हमारा इतना चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अगर इसके अंदर बात करें, एक जो हमारे पास कुंडली है उसमें कितना फ्लक्स होगा, एन बराबर फ्लाई हो जाएगा बी इंटू ए, यानी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपान 2r इंटू पाई आर स्क्वायर। इतना क्या हो गया हमारे पास, एक फेरे में फ्लक्स की संख्या, कुल फ्लक्स इतना। अगर मैं एक फेरे की बात करूं, यहां देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट एन आई पाई आर बाई 2। इतना तो हमारा एक फेरे में फ्लक्स आ जाएगा। कुल फ्लक्स कितना होगा, हमारा एन फाई बराबर हो जाएगा, अगर मैं कुल फ्लक्स की बात करूं ये बराबर होगा क्या, म्यू नॉट एक और एन का गुणा कर देंगे, क्या होगा, एन स्क्वायर आई पाई आर बाई 2। अब यहां देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एल क्या होगा, स्वप्रेरकत्व तो होगा एन फाई बाई आई। अब इसमें आई का डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, स्वप्रेरकत्व आ जाएगा इसके अंदर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाई 2। इतना हमारा आ जाएगा स्वप्रेरकत्व। तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा इसके अंदर कुंडली के अंदर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाई 2। यहाँ पे त्रिज्या छोटा आर लिया गया, हमने बड़ा आर लिया था। अगर किसी माध्यम में रखा जाएगा तो क्या होगा, म्यू नॉट म्यू आर आ जाएगा, यहाँ पे म्यू नॉट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट और म्यू आर। यानी हमारा जो एल आ जाएगा, किसी अगर उसके अंदर कोई माध्यम रखा जाए जिसकी वैद्युशीलता म्यू है, तो म्यू इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर। तो यहाँ से हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर और पाई एन स्क्वायर आर अपान क्या हो जाएगा हमारे पास 2। ये हमारा हेनरी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वप्रेरकत्व पर क्रूड
के पदार्थ का प्रभाव, अगर हम उसमें, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, कुंडली के अंदर लौह चुंबकीय पदार्थ लोहे का क्रूड की छड़ को रख देते हैं तो कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, जिससे फलस्वरूप कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो बढ़ जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई माध्यम रखेंगे तो जो हमारा म्यू आर की वैल्यू आएगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि म्यू आर हमेशा क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं इसके लिए, किसके लिए, लौह चुंबक के लिए क्या होता है, म्यू आर की वैल्यू, म्यू आर बहुत बहुत ज्यादा होता है 1 से, ये हमने पढ़ भी लिया है। तो इसके अंदर क्या होगा, म्यू आर का वैल्यू बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे फार्मूले में क्या होगा, अगर मैं इस फार्मूले की बात करूँ, म्यू आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसके अंदर कुछ लौह चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाएगा तो क्या होगा, म्यू आर की वैल्यू बढ़ेगी, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंडली में संचित स्थिर ऊर्जा। अगर मैं बात करूं कुंडली में कितनी जो है स्थिर ऊर्जा जो है संरक्षित होती है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर कुंडली, अगर लेंज के हिसाब से बात करूं तो लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न क्या होता है, उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक उस धारा परिवर्तन का विरोध करता है। ये तो हमने लेंज के नियम में देखा भी था, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता था। कुंडली में धारा का मान 0 से I0 तक बढ़ने के लिए विरोधी विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यही कार्य क्या होता है, उस कुंडली के अंदर स्थित ऊर्जा के रूप में स्थित हो जाती है, यानी स्टोर हो जाती है। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे कितना होता है, उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहा हूँ। इसके अंदर जो हमारा स्थितिज ऊर्जा जो है उपस्थित होती है वो U बराबर होता है 1/2 LI0 का स्क्वायर। I0 क्या है, हमारा अधिकतम उसमें जो है धारा का मान। ठीक है, बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, स्वप्रेरित धारा के प्रभाव के उदाहरण। अब देखिएगा हमारे पास आता है, बात करते हैं प्रतिरोध बॉक्स के भीतर लगी तार की कुंडलियां तार को दोहरे करके बनाई जाती है। इसका कारण क्या होता है समझिए। अब हमारा प्रतिरोध बॉक्स है, अब इसमें क्या होता है, एक का अगर धारा ऐसे बह रहा है तो उसे जो दूसरी तार लगा हो तो उसमें धारा ऐसे ही बहती है, ताकि अगर धारा का मान बढ़े या घटे, ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जिससे कोई प्रेरण उत्पन्न नहीं होता है, यानी कोई विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा। इसलिए क्या करते हैं, इस तरीके से इसको जोड़े में तार लगाते हैं और दोनों जोड़ों में तार जो धारा की दिशा होती है वो विपरीत होती है, ताकि एक दूसरे का चुंबकीय प्रभाव खत्म कर दें। जब चुंबकीय प्रभाव खत्म कर देंगे, लगभग 0 कर देंगे, तो चाहे धारा का मान घटेगा चाहे बढ़ेगा, घटेगा तब भी एक दूसरे को जो चुंबकीय प्रभाव है 0 कर देंगे। एक का अगर एक की वजह से चुंबकीय प्रभाव अगर इधर है तो दूसरी वजह से क्या होगा, उतना ही इधर हो जाएगा, तो कुल हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई फ्लक्स में बदलाव नहीं आएगा। अगर फ्लक्स में बदलाव नहीं आएगा तो विद्युत प्रेरण नहीं होगा। आइए आगे बात करते हैं हमारा व्हीटस्टोन सेतु में प्रयोग में पहले बैटरी कुंजी की ओर फिर धारा मापी की कुंजी की ओर दबाया जाता है। अब समझिएगा एक क्या होता है, हमारे पास ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, एक प्रतिरोध हमारा R हो गया, एक हमारा S हो गया, ये हमारा हो गया Q, और एक हमारा हो गया P। अब यहां पर लगा होता हमारा गैलोमीटर लगा होता है। या देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है, यहाँ कुंजी इधर है और एक कुंजी यहाँ लगी होती है। अब यहाँ पे एक कुंजी यहाँ पे लगी होती है। अगर हम ऐसा करें, पहले इसकी कुंजी को बंद कर दे बैटरी वाली, ठीक है ना, और पहले इसको बंद करें फिर इसको बंद करें। देखिए पहले इसको बंद करें फिर इसको बंद करें तो इसमें कुछ डिफ्लेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसको पहले बंद करेंगे तो बाद में बंद करेंगे तो इसमें क्या होगा, पहले धारा का मान बढ़ता मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, धारा धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है ना। अब जब बदलाव होगा तो क्या होगा, इसमें स्वप्रेरण आ जाएगा, यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिससे हमारे इसमें थोड़ा धारा दिखाई देगी। बट अगर इसको पहले बंद करें, अगर इसको हम पहले बंद करें और जब अपना धारा उच्चतम मान तक पहुंच जाए उसके बाद इसको बंद करें तो इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा। इससे होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो संतुलन अवस्था में है और हम पहले इसको बंद करें और फिर इसको बंद करें तो क्या होगा, इसमें विक्षेप हो जाएगा। तो हमें ये समझ आएगा कि ये संतुलन अवस्था में नहीं है, जबकि ये संतुलन अवस्था में है। तो अगर हमें सही तरीके से चेक करना है तो पहले हमें क्या होगा, पहले हमें इसको बंद करना पड़ेगा, यानी बैटरी धारा बहे अपने अधिकतम मान तक पहुंच जाए, उसके बाद हमारा ये बंद करें ताकि वो उसमें कोई स्वप्रेरण उत्पन्न ना हो। आइए बात करते हैं अपने स्वप्रेरण गुणांक L के बारे में। तो L के बारे में हमने सारा कुछ निकाल लिया, एक एक करके देख लेते हैं। हमने जो हमारा वृत्ताकार कुंडली की वजह से जो हमारा इसका स्वप्रेरण गुणांक होता है L, हमारा होता है μ0 पाई n² R/2।
परिनालिका की वजह से क्या होता है, परिनालिका की वजह से हमारा इतना होता है, हमने ये देख लिया था। अब देखो टोराइड की वजह से हमने नहीं देखा था, टोराइड की वजह से याद कर लेंगे क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आर बाई 2। आर क्या होता है, इसकी त्रिज्या होती है। यहाँ पे वृत्ताकार कुंडली की वजह से क्या होगा हमारा, तो होगा 2√2 म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई पाई, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब बात करते हैं समाक्षी बेलन। समाक्षी बेलन की वजह से जो हमारा स्वप्रेरण उत्पन्न होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर लॉग बेस ई R2 बाई R1, उसके बाद इतना। देखिए ये हमारा होता है, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये हमारे हम बराबर चिन्ह लगेगा, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारा इनकी वजह से हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यदि संयोजन का तुल्य प्रेरणात्मक LS हो तो तब फाई LS I इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए अगर बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में दो कुंडलियों का जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम संयोजन को अगर दो कुंडलियों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए, इसका प्रेरकत्व गुणांक जो है वो L1 है, इसका क्या है L2 है, तो जो इनका नेट आ जाएगा कुल जो होगा इनका तुल्य प्रेरकत्व वो हमारा होगा L1 प्लस L2 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा श्रेणी क्रम का है। अब आता है दूसरा हमारा क्या, प्रेरकत्व का संयोजन। श्रेणी क्रम हमने देख लिया क्या होता है हमारा L1 प्लस L2। देखिए यहाँ पे हमारा आ गया श्रेणी क्रम में L1 प्लस L2 आ जाता है। अब दूसरा हमारा होता है इसमें समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है कि 1/L 1 तुल्य जो है प्रेरकत्व जो होगा हमारा 1/L1 प्लस 1/L2 होगा। अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होता है 1/L1 प्लस 1/L2 1/LP, नहीं हमारा समांतर क्रम में जो कुल प्रेरकत्व आता है 1/L जो है वो क्या होगा 1/L1 प्लस 1/L2 के बराबर होगा, जैसे हमारा प्रतिरोध में होता है। अब देखिए अन्योन्य प्रेरण क्या की बात करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन जिसको बोलते हैं, यानी एक में अगर बदलाव होगा तो इसमें बदलाव की वजह से इसमें क्या होगा प्रेरण उत्पन्न होगा। एक कैसे होता देखिए, अगर मैं बात करूं पहला हमारा है इसका कुंजी जो है लॉक करेंगे तो इसमें क्या होगा धारा का मान बढ़ेगा। धारा का मान बढ़ेगा तो यहाँ से क्या हो जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं निकल रही हैं उसका मान बढ़ेगा। पहले तो कुछ नहीं था इसके अंदर शून्य, इसकी वजह से यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। अब जब यहाँ धारा बढ़ेगा तो क्या होगा इसमें बल रेखाएं बढ़ेंगी, यानी इसमें अपने आप से क्या आ जाएगा उसमें फ्लक्स बढ़ जाएगा ना। पहले तो उसमें कोई चुंबकीय बल रेखाएं नहीं थी, अब बल रेखा इसमें बढ़ना शुरू हुई क्योंकि हमने इसको की को जोड़ दिया है। तो पहले की वजह से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं वो दूसरे में जाएंगी क्योंकि पास पास रखे गए हैं। तो अब इसमें क्या होगा फ्लक्स चेंज होगा। जब भी किसी कॉइल में किसी कुंडली में फ्लक्स चेंज होता है उसमें क्या होता है हमारा, उसमें हमारा स्वप्रेरकत्व जो है इसमें प्रेरण उत्पन्न होगा। और इस प्रेरण क्योंकि इसकी वजह से इसमें प्रेरण उत्पन्न हो रहा है इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो यदि कुंडली को अर्ध समीप रखकर एक में धारा प्रवाहित करें अथवा प्रवाहित धारा का मान में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को क्या बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं, क्योंकि दूसरे की वजह से एक में पहले की वजह से दूसरे में हमारा यहाँ पे प्रेरण उत्पन्न हो रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसकी वजह से इसमें हो रहा है। इसमें चेंज कर रहे हैं धारा, इसमें जो है हमारा क्या हो रहा है चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो रहा है। अब बात करते हैं हमारा कि ये तो हमारा हो गया अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये होता क्या है समझिए। हमारे पास क्या है एक हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, दोनों पास पास लगे हुए हैं इस तरीके से, बाकी सब सेटअप बना हुआ था। अब होगा क्या समझिए कि अगर मैं यहाँ पे सबके बारे में बात करूं, इनको मैं इसमें जो धारा बह रही है देखिए, माना प्राथमिक कुंडली इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बोलते हैं, आईपीएस दिखाते हैं। धारा प्रवाहित होने पर द्वितीय कुंडली में प्रत्येक फेरे में बद्ध जो फ्लक्स होगा इसमें दूसरे में फाई एस, प्रत्येक फेरे में फाई एस बह रही है। इसमें धारा कितना बढ़ रहा है आईपी बढ़ रहा है, आईपी बह रही धारा इसमें क्या हो रहा है प्रत्येक फेरे में क्या हो रहा है आई एस जो है क्या हो रहा है आई एस फ्लक्स जो है उत्पन्न हो रहा है। उसमें फेरों की संख्या क्या है एनएस है। तो यहाँ पे कह रहा है फेरों क्या एनएस है, तो द्वितीय कुंडली में बद्ध कुल फ्लक्स क्या होगा हमारा, कुल फ्लक्स हो जाएगा एक में तो फाई एस बह रहा है तो कुल हमारे पास कितनी है एनएस है ना, कुल हमारे फेरों की संख्या। अब क्या होगा यहाँ देखिए, तथा यह जो हमारा जो यहाँ पे आएगा ना ए जिसमें हमारा कुल फ्लक्स आ रहा है वो समानुपाती होगा क्या पहले में बहने वाली धारा के। अब देखिए ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास एनएस फाई एस इक्वल टू आ जाएगा एम और आई पी।
तो यहाँ पे जो हमारा m आएगा वो आ जाएगा NS phi S अपान IP। अब इसी m को क्या बोलते हैं, अन्योन प्रेरण गुणांक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन जो है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो हमारा A हो जाएगा, यानी दूसरे में कुल फ्लक्स, इसमें कितना कुल फ्लक्स आएगा वो, और इसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ पे यही आएगा हमारा M। आइए बात करते हैं आगे। ये तो हमारा हो गया। अब देखिए इसमें अगर कह रहा है यदि IP हमारा 1 हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए, यानी पहले में बहने वाली धारा क्या हो, 1 एम्पियर के बराबर हो, तो क्या होगा, तो M बराबर हो जाएगा NS phi S, यानी अर्थात दो कुंडलों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है कि जो हमारे पास में उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल, वो कितना होगा, तुम्हारे पास पता है, जो दूसरे वाले में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा क्या होता है हमारा, उसमें फ्लक्स जो होगा, कुल फ्लक्स में जो बदलाव होगा अपॉन टाइम डेल्टा टी, ये हमारा क्या होगा उसमें उत्पन्न, या मैं बात करूं प्रेरित विद्युत वाहक बल, इतना हमारा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, उसी को इस तरह से लिखा गया है, और दूसरे में जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको इस तरीके से लिखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि यहाँ पे भी जो हमारा अन्योन्य प्रेरक गुणांक है उसका जो मात्रक की बात करूं, एसआई मात्रक के बारे में, तो वही मात्रक होगा क्या, हमारा हेनरी ही होगा। और यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं, यही मात्रक हमारा एल का भी आया था, एल और एम दोनों का मात्रक सेम होता है। तो कितना है, किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे एम्पियर की पावर -2। अब वही हमारा बीमा उसका है, जो हमारा एल का बीमा आया तो वही हमारा एम का भी बीमा आ गया है। आइए बात करते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व पर क्रोड का प्रभाव, पदार्थ का प्रभाव। अब देखिए, अगर उसके अंदर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ रखा जाएगा तो क्या होगा, अभी हमने देखा जो हमारा एम आया था वो क्या आया था, NS phi S अपान I, पहले वाले कुंडली में कितनी धारा बह रही इस आ रहा था। अब बताइए, अगर उसके अंदर कुछ हम रखेंगे तो इसका मान तो बढ़ेगा ना, इसका मान बढ़ेगा, क्योंकि हमारा एक जहां म्यू नॉट था वहां क्या आ जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर आ जाएगा, और जो लौह पदार्थ होते हैं उसका म्यू आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए, यदि किसी कुंडली के अंदर लौह चुंबकीय पदार्थ रख दें तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत बल का मान बढ़ जाता है, जिससे कुंडली में अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मान क्रोड के पदार्थ पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं, बात करते हैं दो समतल कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। अब हमारे पास दो कुंडली है, पहली कुंडली क्या है कि हमारे पास एक कुंडली है जिसकी में धारा I बह रही है, उसमें क्या है R1 उसकी त्रिज्या है, फिर क्या है N1 है, दूसरी हमारी जो है उसकी त्रिज्या R2 है, फिर क्या है N2 है। अब क्या होगा कि इसकी वजह से जो धारा इसमें, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके अंदर कितना उत्पन्न होगा, देखिए पहले की वजह से जो उसमें दूसरे में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कितना होगा, पहले की वजह से जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उसको उत्पन्न होगा उसको मैं V1 बोल रहा हूँ, होगा म्यू नॉट I अपान 2R1, पर कितने फेर संख्या है, N1 फेरों की संख्या है, तो A हो जाएगा हमारा। अब इसके अंदर कितना फ्लक्स आएगा, इसके अंदर जो फ्लक्स आएगा कुल फ्लक्स होगा हमारा, अगर मैं एक कॉइल की बात करूं, एक कॉइल में कितना फ्लक्स होगा, तो हो जाएगा म्यू नॉट N1 I अपान 2R1। ये तो हमारा इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो, और इसमें क्या इसका एक का कितना होगा, पाई R2 का स्क्वायर, एक में आ गया। तो अगर मैं कुल फ्लक्स की बात करूं तो कुल फ्लक्स हमारा होगा N phi 2, देखो मैं phi 2 बोल दे रहा हूँ, तो हमारा क्या होगा N कितना संख्या इसमें N2 है, इसके फेरों की संख्या, यानी हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 I पाई R2 का स्क्वायर अपान क्या होगा हमारा 2R1, इतना हमारा आ गया। अगर मैं बात करूं इसमें क्या होगा, अगर मैं बात करूं अन्योन्य प्रेरकत्व जो है, अगर इसमें मैं बात करता हूं M के बारे में, M को हम लोग बोलते हैं अन्योन्य प्रेरक गुणांक, हमारा क्या होगा, कुल फ्लक्स N2 phi 2 अपान क्या, बहने वाली धारा, यानी जिसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, इसमें क्या बहने वाली धारा है, क्या है I है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, देखिए आ जाएगा म्यू नॉट I से तो I कैंसिल हो जाएगा, जब नीचे I लाएंगे तो I से I कैंसिल होगा, क्या होगा म्यू नॉट N1 N2 इंटू क्या होगा पाई R2 का स्क्वायर अपान क्या आ जाएगा हमारा 2R1।
इतना क्या है होगा इसका, इतना हमारा m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सॉल्व किया गया है, वही हमारा आया है, कितना आया है हमारा, म्यू नॉट पाई r2 की स्क्वायर यानी उसका छोटे वाले का एरिया अपॉन 2 r1 n1 n2, यही हमारा क्या है, कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व m की वैल्यू आ गई है। चलिए अब बात करते हैं दो लंबी समाक्षीय प्रणाली का। समाक्षीय मतलब दोनों का अक्ष क्या है, सेम है, दोनों का अक्ष क्या है, सेम है, के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व यानी m की वैल्यू बतानी है। तो इसकी वजह से जो m की वैल्यू होती है सेम उसी तरीके से निकाला जाएगा। हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट बोल रहे हैं, जो m की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी, m बराबर हो जाएगा आपका म्यू नॉट, पहले में कितने फेरों की संख्या है गुणा दूसरे में फेरों की संख्या इंटू a अपान क्या होगा l। जो हमारा a है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, a इसका जो है क्षेत्रफल है, अंदर वाले का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या है, a है, ध्यान रखिएगा। जो इसके दूसरे वाले कॉइल का जो है जितना पहले वाले कॉइल के अंदर क्षेत्रफल है वो वाला क्षेत्रफल लिया जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ए वाला हमारा इसका अन्योन्य प्रेरकत्व आ गया। आगे बात करते हैं युग्मन गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अगर मैं बात करूं हमारे पास दो कुंडली है, एक कुंडली ए है और एक कुंडली ए है, दो कुंडली है, और पहले का जो हमारे पास स्वप्रेरण गुणांक है इसका L1 है और इसका क्या है L2 है। तो जो अन्योन्य प्रेरक गुणांक होगा m बराबर होगा k टाइम्स रूट ऑफ L1 L2। हमारा k को बोलते हैं क्या, k को ही हम लोग बोलते हैं युग्मन गुणांक। अगर इस कॉइल से जितना चुंबकीय फ्लक्स, जितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मैं बात करूं, या मैं ऐसे बोलूं कि पहले कॉइल से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं वो अगर पूरा का पूरा दूसरी में जाए तो क्या होगा, k की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, 100% क्या हो रहा है, युग्मन हो रहा है हमारा। पर ध्यान रखिए ऐसा होता नहीं है, पहले से जितना चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगे वो दूसरे में हमेशा सारी की सारी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी जो हमारा k की वैल्यू होती है वो 1 से छोटी होती है और क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, पर बराबर भी हो सकती है 1 के। तो यहां देखिए हमारा जो m होता है k रूट ऑफ L1 L2। यानी अगर मैं बात करूं जो युग्मन गुणांक होता है द्वितीय कुंडली में के संबंध फ्लक्स अपान प्राथमिक कुंडली में संबंध फ्लक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हमारा जो युग्मन है वो 100% हो, यानी पहले का दूसरे में पूरा का पूरा जाए, तो क्या होगा हमारा, उस कंडीशन में k की वैल्यू 1 होगी। अगर मैं बात करूं हमारा एक कुंडली ऐसी है, दूसरी कुंडली ऐसी है, इसका एक भी, इससे जो बल रेखाएं निकल रही वो एक भी इसमें नहीं जा रही, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे युग्मन गुणांक जो होगा हमारा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां समझिए कि युग्मन गुणांक हमारा क्या होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा जो एक ट्रांसफार्मर है जिसके बारे में बात करेंगे। ट्रांसफार्मर हमारा इसी जो है कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, उसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई युग्मन गुणांक नहीं हो रहा है तो हमारा k की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर युग्मन गुणांक नहीं होगा तो k की वैल्यू क्या होगी, हमारी 0 होगी। अगर मैं बात करूं नोट में लिखा गया है कुंडलियों में मुख्यतः आदर्श ट्रांसफर की स्थिति में m बराबर होता है n2 बाई n1 इंटू L1, एवं m बराबर होता है n1 बाई n2 इंटू L2, क्योंकि दोनों की जो यहाँ पे संख्या है, मैंने मान की बात करूं, बराबर होंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग आगे। अब हमारा अगला क्या है, अच्छा हमारे पास इतना ही ये पार्ट है, तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि हमारे पास आदर्श ट्रांसफार्मर की स्थिति के अगर मैं बारे में बात करूं तो होगा क्या, एक बार देख लेते हैं। हमारा पहले से अगर जो चुंबकीय बल रेखा निकले दूसरे में एक भी नहीं जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे युग्मन गुणांक क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कुंडली में मुख्यतः आदर्श ट्रांसफार्मर की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। m हमारा क्या है कि m बराबर होगा n2 बाई n1 इंटू L1 होता है, योम m बराबर होता है n1 बाई n2 इंटू L2। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से L1 बाई L2 क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा n1 बाई n2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो स्वप्रेरकत्व गुणांक जो होता है ना वो n स्क्वायर के समानुपाती होता है। चलिए